Wires and cables. विकसित भारत का विकसित वायर. Powered by Swaraj Tractors. नया स्वराज, मेरा स्वराज. Co-powered by Mongia Steels, स्टील का बादशाह. इन एसोसिएशन विद चले ज्यादा और पैसे बचाए, इसीलिए अब से जो धोए वो धो डाला. सभी पशुपालकों की पसंद, देश का नंबर 1 कपिला पशु आहार. JK Tyre, total control. नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डिकोड में आपका स्वागत है। तो आइए आज की खबरों को आपके लिए डिकोड करते हैं। आज भारत में 4 शब्द ट्रेंड कर रहे हैं और ये हैं पटाखे, पराली, प्रदूषण और पॉलिटिक्स। 4 साल के बाद दिल्ली वालों ने अपनी दिवाली इस बार पटाखों के साथ मनाई है। लेकिन क्या आपको लगता है कि इस बार दिल्ली की हवा पहले से ज्यादा खराब हुई है? आंकड़े ये बताते हैं कि पटाखों के बावजूद दिल्ली की हवा लगभग उतनी ही प्रदूषित है, उतनी ही गंदी है जितनी पटाखों के बिना हुआ करती थी। आज दिन भर इसी प्रदूषण पर पॉलिटिक्स चलती रही। साथ ही आज आपसे एक दिल की बात भी हम करेंगे। क्या आपको दिवाली के अगले दिन आज कुछ खालीपन लग रहा है? क्या आप दिवाली के बाद आज कुछ उदास हो गए हैं? कल तक जिन घरों में रौनक थी, चहल पहल थी, आज वहां पर कुछ उदासी छाई हुई है। इसके बाद आज आजाद हिंद फौज के स्थापना दिवस पर हम आपको इस फौज की कुर्बानियों के बारे में याद दिलाएंगे और आपको यह भी बताएंगे कि कैसे इन वीर सैनिकों के साथ नाइंसाफी हुई। जिस देश की आजादी के लिए इन्होंने हथियार उठाया, अपने जीवन का बलिदान कर दिया, वही देश इन्हें भूल गया। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि आजादी के बाद नेहरू सरकार ने आजाद हिंद फौज के सिपाहियों को स्वतंत्रता सेनानी मानने से ही इनकार कर दिया था। और आखिर में आपको दिखाएंगे कि कैसे फ्रांस में पेरिस के मशहूर लूव्रे म्यूजियम में एक सनसनीखेज चोरी हुई है। यह वही म्यूजियम है जहां मोनालिसा की पेंटिंग रखी है। सख्त सुरक्षा इंतजामों के बावजूद 4 चोर सिर्फ 4 मिनट में सैकड़ों करोड़ रुपए के हीरे जवाहरात लेकर वहां से भाग गए। लेकिन सबसे पहले आज की सबसे बड़ी खबर। कल दिवाली थी, आप जानते हैं, और इसलिए आज एक अक्षर है जिसके बारे में सब जगह चर्चा हो रही है। तो आज का अक्षर है पी। अंग्रेजी में पी, हिंदी में पा, क्योंकि इससे संबंधित 4 शब्द आज भारत में ट्रेंड कर रहे हैं: पटाखे, पराली, प्रदूषण और पॉलिटिक्स। हर साल की तरह इस बार भी दिवाली के अगले ही दिन प्रदूषण पर पॉलिटिक्स शुरू हो गई। पिछले कई वर्षों में एक खास तरह की कहानी तैयार की गई जो ये कहती थी कि दिवाली पर चलने वाले पटाखों की वजह से दिल्ली की हवा प्रदूषित होती है, दिल्ली की हवा गंदी हो जाती है, सांस लेने के काबिल नहीं रहती, सिर्फ इसलिए क्योंकि लोग पटाखे चलाते हैं दिवाली पर। और यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2020 में दिल्ली में दिवाली के दिन पटाखे चलाने पर ही बैन लगा दिया था। लेकिन इस बार की दिवाली अलग थी। इस बार लोगों ने छिप छिप कर नहीं, बल्कि खुलेआम बाजार से खरीद कर ग्रीन पटाखे जलाए। वर्षों के बाद ऐसा लगा कि दिवाली की रौनक लौट आई है। लेकिन दिवाली की रात खत्म होते ही दिल्ली की हवा में घुलने वाला धुआं एक बार फिर से परेशान करने लगा। दिवाली के बाद आज दिल्ली में सबसे ज्यादा चर्चा प्रदूषण को लेकर हो रही है। कुछ लोगों का आरोप है, खासतौर पर विपक्ष के नेताओं का आरोप है कि पटाखों की वजह से प्रदूषण बढ़ गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि दिल्ली में प्रदूषण के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार कौन है, पटाखे या पराली? तो सबसे पहले आपको दिल्ली में आज का AQI दिखाते हैं, मतलब दिखाते हैं कि आज दिल्ली में कितना प्रदूषण था। दिल्ली में आज का औसत AQI है 351, जबकि 20 अक्टूबर को दिवाली के दिन औसत AQI था 345। यानी दिल्ली का AQI दिवाली के अगले दिन यानी आज 6 अंक बढ़ गया। अब 2024 का आंकड़ा देखिए। पिछले साल दिवाली के दिन AQI था 328 और दिवाली के अगले दिन बढ़कर हो गया 339। 2023 में दिवाली के दिन AQI था 218 और अगले दिन बढ़कर हो गया था
358, जबकि तब पटाखों पर बैन लगा हुआ था। इन आंकड़ों से यह पता चलता है कि पटाखों की वजह से दिल्ली में प्रदूषण में कोई खास वृद्धि नहीं हुई है। जब पटाखों पर पूरी तरह से बैन था तब भी हर साल दिवाली और उसके अगले दिन दिल्ली में ऐसे ही प्रदूषण बढ़ जाता था। दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री का आरोप है कि अरविंद केजरीवाल ने जानबूझकर हिंदू त्योहारों को अपना निशाना बनाया था। जानबूझकर यह कहानी तैयार की गई थी कि पटाखों की वजह से प्रदूषण होता है। दूसरी तरफ दिल्ली में जो विपक्षी पार्टी है आम आदमी पार्टी, उसका कहना है कि पटाखों की लॉबी को खुश करने के लिए इस बार पटाखों से यह बैन हटाया गया है। पूरी दिल्ली के अंदर जो सनातन और हिंदू धर्म में विश्वास रखते हैं, आप उनको कटघरे में खड़ा कर देंगे? क्या कसूर है? अगर किसी की अपने धर्म में आस्था और अपने धार्मिक दिन बनाना चाहता है तो इसमें आम आदमी पार्टी के पेट में क्या दर्द हो रहा है? क्या अरविंद केजरीवाल जी ये कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में जब ईद का त्योहार आएगा तो ईद के हमारे भाई भी दिन मनाएंगे? सड़कों के ऊपर बकरे काटे जाते हैं, खून बिखरता है, लेकिन उनकी आस्था है, उस आस्था में उनका विश्वास है, उस आस्था में, तो क्या उसको कोई चैलेंज करेगा? अरविंद केजरीवाल जी को ये चैलेंज करें? उनको नहीं करेंगे। केवल और केवल आस्था की बात जब आएगी तो हिंदू धर्म की आस्था पे चोट करेंगे और सनातन पे चोट करेंगे। क्या मकसद है? एक वर्ग को खुश करना मकसद है। पटाखों की भी एक बड़ी लॉबी है, करोड़ों रुपए का उनको फायदा हुआ है। उस फायदे को उन्होंने किस किस के अंदर बांटा है? कैसे ऐसा हुआ कि ग्रीन क्रैकर्स के अलावा भी क्रैकर्स बिके? इसका मतलब वो लॉबी जिसने अरबों रुपए के पटाखे बनाए थे उसका सरकार पर दबाव था कि ये बिकवाइए, क्योंकि पुलिस की मौजूदगी में अगर इस तरह से हो रहा है तो ये तो साठगांठ की तरफ इशारा करता है। हालांकि हमारे देश के नेताओं को, आरोप लगाने वालों को ये सोचना होगा कि पटाखों के ऊपर से जो बैन हटा है ये दिल्ली की सरकार ने नहीं हटाया है। ये बैन जो हटा है, दिल्ली में पटाखे जलाने की जो मंजूरी आई है, ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आई है। ये अलग बात है कि दिल्ली की सरकार सुप्रीम कोर्ट में गई थी ये कहने के लिए कि इस बैन को हटा दिया जाए और सुप्रीम कोर्ट ने फिर इस बैन को हटा दिया। लेकिन विपक्षी नेताओं का आरोप है कि पटाखों की वजह से ही दिल्ली में प्रदूषण बढ़ा है। लेकिन क्या यह सच है? अब जरा ये तस्वीरें देखिए। जब दिल्ली में लोग पटाखे जलाकर दिवाली मना रहे थे, उसी समय दिल्ली से लगभग 440 किलोमीटर दूर पंजाब के तरन तारन में पराली जलाई जा रही थी। ये तस्वीरें पंजाब के तरन तारन में सुबह 8 बजे की हैं। पराली जलाना कानूनन जुर्म है। इसके बावजूद अगर दिन में पराली जलाई जा रही है, वो भी सुबह सुबह, तो सोचिए रात में कितनी जगहों पर पराली जलाई जा रही होगी। अब तक पंजाब में पराली जलाने के 300 से ज्यादा मामले आए हैं। आरोप लग रहे हैं कि अचानक दिवाली से पहले पराली जलाने के मामले पंजाब में बढ़ गए, और यह आरोप इसलिए लग रहे हैं क्योंकि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है और दिल्ली में पिछले साल तक इसी पार्टी की सरकार थी। दिल्ली में बीजेपी की सरकार आने के बाद से यह पहली दिवाली है और अब आम आदमी पार्टी यह दिखाना चाहती है कि उनकी सरकार के दौरान दिल्ली की हवा बेहतर थी, साफ थी। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री ने आरोप लगाया है कि दिल्ली में प्रदूषण बढ़ाने के लिए जानबूझकर दिवाली से पहले पंजाब में यह पराली जलाई गई। हाईएस्ट पराली जलाने की घटनाएं कल हुई हैं। क्या अरविंद केजरीवाल जी ये सहयोग ही है कि मुंह पे कपड़े बांध के आप किसानों को कह रहे हैं जानबूझकर? किसान कह रहे हैं, एक ने वीडियो में कहा हम पराली नहीं जलाना चाहते। वीडियो है, मैं अपनी ट्वीट करने जा रहा हूं अभी, एएनआई के पास वो वीडियो है। हम पराली नहीं जलाना चाहते, हमें मजबूर किया जा रहा है। कौन मजबूर कर रहा है जी पंजाब में किसानों को? केजरीवाल मजबूर कर रहा है। उनको डराया धमकाया जा रहा है कि आप आग लगाओ, पराली जलाओ, नहीं तो हम आप पे कार्रवाई करेंगे। अब जरा आगे बढ़ने से पहले आपको भारत की एक तस्वीर दिखाते हैं। यह मत समझिए कि यह कहानी सिर्फ दिल्ली की है, यह कहानी पूरे भारत की है, क्योंकि पूरे भारत में अब प्रदूषण बढ़ रहा है। तो आज के कुछ सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों की लिस्ट आप देखिए, जिससे पता चलता है कि पंजाब में पराली का सबसे ज्यादा असर कहां कहां पर हो रहा है। तो आज के दिन वो शहर जो भारत के सबसे ज्यादा प्रदूषण वाले शहर हैं,
वो सारे शहर हरियाणा के हैं। सारे। आज हमारे देश में सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर जींद है, जिसका AQI है 421। यह हरियाणा में है। इसी तरह से हरियाणा के दूसरे शहरों में भी दिल्ली से ज्यादा प्रदूषण है। ये सारे जो आप देखेंगे, रोहतक, नारनौल, दारूहेड़ा, गुरुग्राम, जींद, ये सारे जो शहर हैं, ये आज भारत के सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर हैं। और इनमें प्रदूषण जो ज्यादा आपको दिखाई दे रहा है वो इसलिए है क्योंकि ये पंजाब के निकट हैं। हरियाणा पंजाब से लगता हुआ राज्य है और पंजाब में पराली जलाई जा रही है और इसका सीधा असर हरियाणा के इन शहरों पर पड़ा है। दिवाली के अगले ही दिन देश के प्रदूषित शहर पूरे देश में कौन कौन से हैं, ये भी आज आप देख लीजिए। आज नोएडा का AQI है 320, गाजियाबाद में 324, मेरठ में 280, लुधियाना और जयपुर में 270 से ज्यादा। यह है उत्तर भारत की आज की स्थिति। अब दिल्ली सरकार का कहना है कि अगर प्रदूषण कम नहीं हुआ तो दिल्ली में कृत्रिम बारिश कराई जा सकती है, जिससे हवा साफ हो जाएगी। लेकिन यह सारी जानकारी दिखाने के बाद हमारा निष्कर्ष क्या है, अब उसे डिकोड करते हैं। पहली बात तो यह है कि प्रदूषण पॉलिटिक्स का विषय नहीं है, यह लोगों की जिंदगी और मौत का विषय है। जिंदगी और मौत का सवाल है, इसलिए इस पर पॉलिटिक्स नहीं बल्कि एक्शन होना चाहिए। तो सारी सरकारों से और सारे नेताओं से, सब पार्टियों से आज हम ये कहना चाहेंगे कि पॉलिटिक्स प्रदूषण पर बंद कीजिए, इस पर एक्शन कीजिए। दूसरा, कोई भी सरकार प्रदूषण को रोकने की जिम्मेदारी जनता पर नहीं डाल सकती। पहले दिल्ली की जनता को कहा गया कि 10 और 15 साल पुरानी गाड़ियां सड़क से हटा लीजिए, जिससे दिल्ली के मिडिल क्लास को बड़ा नुकसान हुआ। हमारे देश का जो मिडिल क्लास है, खासतौर पर दिल्ली में जो है लोअर मिडिल क्लास, ये जीवन में 1 या 2 गाड़ियां खरीद पाते हैं, संभाल कर अपनी गाड़ियां रखते हैं, 10, 15, 20 साल तक उस गाड़ी को चलाते हैं, कई लोग तो उससे भी ज्यादा चलाते हैं। अचानक उनसे कह दिया गया कि अब आपकी गाड़ी सड़क पर नहीं जा सकती। कितना नुकसान लोगों को हुआ। और यह सब इसलिए कहा गया, यह कहकर कि आपकी पुरानी गाड़ियों से प्रदूषण हो रहा है। इसके बाद कहा गया कि दिवाली पर पटाखे मत जलाइए, जिससे दिल्ली की दिवाली बिल्कुल सूनी हो गई। कभी इवन और ऑड स्कीम सड़कों पर लागू हो जाती है, कभी लोगों से कहा जाता है कि कंस्ट्रक्शन बंद कर दीजिए, कभी कहा जाता है कि घर से बाहर मत निकलिए, कभी कहा जाता है कि वर्क फ्रॉम होम कर लीजिए, काम पर मत जाइए क्योंकि प्रदूषण ज्यादा हो रहा है। लेकिन जनता यह जानना चाहती है कि अगर सब कुछ आम लोग ही कर लेंगे, सारी चीजें जनता ही कर लेगी, तो फिर सरकारें क्या करेंगी। हम प्रदूषण रोकने के लिए अपनी गाड़ियों को भी रिटायर कर दें, काम पर जाना बंद कर दें, कंस्ट्रक्शन का काम सारा बंद कर दें, अपना काम छोड़ दें, दिवाली पर पटाखे चलाना बंद कर दें, तो फिर सरकारें क्या करेंगी। अब दिल्ली में क्लाउड सीडिंग जैसे नए प्रयोग की आवश्यकता है। बड़ी संख्या में नए पेड़ और वृक्ष लगने चाहिए। नई बिल्डिंग्स और नई गाड़ियों की संख्या पर अब की सरकारों को कंट्रोल रखना होगा। अब जो पहले हुआ वो तो हुआ। ये सारे नए कदम अगर उठाए जाएंगे तो दिल्ली नहीं बल्कि भारत की जो हवा है, दूसरे शहरों की भी, वो साफ हो सकती है। तो प्रदूषण पर तो बहुत पॉलिटिक्स आज चल ही रही है। इसके बाद अब आपको दिखाते हैं भारतीय नौसेना के पराक्रम की कहानी। सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी का यह दिवाली धमाका देखिए। कल आप में से ज्यादातर लोगों ने टीवी देखा नहीं होगा, न्यूज देखी नहीं होगी, क्योंकि आप सब दिवाली पर बहुत व्यस्त होंगे। लेकिन कल बहुत कुछ हुआ है। कल शायद आपने प्रधानमंत्री मोदी का यह दिवाली धमाका देखा नहीं होगा। यह धमाका पटाखों का नहीं था, यह भारतीय नौसेना की ताकत का धमाका था। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के सबसे बड़े स्वदेशी युद्धपोत INS विक्रांत पर भारत के नौसैनिकों के साथ अपनी दिवाली मनाई और इसकी गूंज पाकिस्तान तक सुनाई दे रही है और इसे ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 का एक ट्रेलर भी कहा जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी हमेशा अपनी दिवाली भारतीय सेना के जवानों के साथ मनाते हैं और इस बार उन्होंने गोवा के पास समुद्र के बीच INS विक्रांत पर जाकर नौसैनिकों के बीच अपनी दिवाली मनाई। पिछले 12 वर्षों में उन्होंने पहली बार नौसेना के साथ दिवाली का त्योहार मनाया है। यानी ये एक ऐसी दिवाली रही जहां दिए भी जले
और दुश्मनों के दिल भी जले। आईएनएस विक्रांत पर दिवाली सिर्फ एक संयोग नहीं है। आपको याद होगा, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारी नौसेना पाकिस्तान के कराची शहर पर हमला करने के लिए बिल्कुल तैयार थी। हमारी नौसेना के ठीक निशाने पर था कराची शहर, बस एक बटन दबाने की देर थी। लेकिन तब हमारी नौसेना को अपना पराक्रम दिखाने का मौका नहीं मिला। जब प्रधानमंत्री मोदी आईएनएस विक्रांत पर पहुंचे तो नौसेना ने अपनी क्षमता और अपने शौर्य का प्रदर्शन किया और इस दौरान नौसेना के MiG-29K फाइटर जेट्स ने इस वॉरशिप से उड़ान भरी। शानदार तस्वीरें वहां से आई हैं और अब ऐसा लगता है कि अगली बार कुछ हुआ तो भारत का जवाब जमीन और हवा के साथ साथ समुद्र से भी आएगा। इस बार पाकिस्तान ने हमारी जमीन की ताकत देखी, हमारी भारतीय सेना की ताकत देखी, हमारी वायुसेना की ताकत देखी, लेकिन अगली बार अगर ऑपरेशन सिंदूर का पार्ट 2 हुआ तो पाकिस्तान हमारी नौसेना की ताकत को भी जरूर देखेगा। विक्रांत विशाल है, विराट है, विहंगम है, विक्रांत विशिष्ट है, विक्रांत विशेष भी है। विक्रांत केवल एक युद्धपोत नहीं है, ये 21वीं सदी के भारत के परिश्रम, प्रतिभा, प्रभाव और प्रतिबद्धता का प्रमाण है। उठा तिरंगा सीने में जब जल थल नभ में पुकार हुई, सिंदूर की लाली चमक उठी, प्रतिशोध की सीमा पार हुई। तन घनन घनन तन घनन घनन तन घनन घनन तन घनन घनन। लहरों में भी नौसेना की दुश्मन था निगरानी में, सागर की गहराई से भी उतर पड़े कहानी में। नौसेना की गर्जन से चल सका न दुश्मन चाल कोई, रचा चक्रव्यूह सागर में जिससे शत्रुओं की हार हुई। अब आपको बताते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय नौसेना की ताकत दिखाने के लिए आईएनएस विक्रांत को ही क्यों चुना। आईएनएस विक्रांत का वजन करीब 45,000 टन है। ये एक एयरक्राफ्ट कैरियर है जिसे भारत में ही बनाया गया है, मेड इन इंडिया है। इस पर एक साथ 30 से ज्यादा MiG-29K फाइटर जेट्स के साथ साथ हेलीकॉप्टर्स भी तैनात हो सकते हैं। ये लड़ाकू विमान आईएनएस विक्रांत पर बने एक छोटे से रनवे से टेक ऑफ करके वापस वहीं पर लैंडिंग कर सकते हैं। फुटबॉल के मैदान से करीब 2.5 गुना लंबा यह युद्धपोत दुश्मन की सीमा से करीब 1000 किलोमीटर दूर तैनात होकर भी हमला करने की क्षमता रखता है। उदाहरण के लिए, अगर आईएनएस विक्रांत मुंबई के कहीं आसपास समुद्र में तैनात हो तो इससे पाकिस्तान के कराची शहर तक हमला किया जा सकता है। आईएनएस विक्रांत समुद्र पर चलता फिरता एक मिलिट्री बेस की तरह है, जो हवा, जमीन और पानी की सतह के नीचे मौजूद पनडुब्बियों पर भी हमला कर सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत के पास ऐसे 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। पहला है आईएनएस विक्रांत और दूसरा है आईएनएस विक्रमादित्य, जबकि पाकिस्तान के पास इसकी बराबरी का या फिर इसे चुनौती देने वाला एक भी युद्धपोत नहीं है। और यही वजह है कि आईएनएस विक्रांत का नाम सुनते ही पाकिस्तान की रातों की नींद उड़ जाती है। अभी कुछ ही महीने पहले हमने देखा है, विक्रांत ने अपने नाम से ही पूरे पाकिस्तान की रातों की नींद उड़ा दी थी। जिसका नाम ही दुश्मन के साहस का अंत कर दे, वो है आईएनएस विक्रांत। वो है साथियों, मैं इस अवसर पर
हमारी सेनाओं को खास तौर पर सैल्यूट करना चाहता हूं। भारतीय नौसेना द्वारा पैदा किए जो भय पैदा किया गया है, भारतीय वायुसेना द्वारा दिखाए गए अद्भुत कौशल ने, भारतीय सेना की जांबाजी ने, तीनों सेनाओं के जबरदस्त समन्वय ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को इतनी जल्दी घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। इससे पहले वर्ष 1965 के भारत और पाकिस्तान के युद्ध में हमारी नौसेना को हमला करने का मौका नहीं मिला था, लेकिन इसका हिसाब किताब नौसेना ने वर्ष 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में पूरा कर दिया था। वर्ष 1971 के युद्ध में हमारी नौसेना ने सिर्फ 4 दिनों के अंदर पाकिस्तान के कराची बंदरगाह पर 2 बड़े हमले किए, जिसमें पाकिस्तान के कई युद्धपोत तबाह हो गए थे और वहां मौजूद कराची की रिफाइनरी 10 दिनों तक आग में जलती रही थी। तब पाकिस्तान की एक पनडुब्बी जिसका नाम था पीएनएस गाजी ने आईएनएस विक्रांत पर हमला करने की कोशिश की थी, लेकिन भारतीय नौसेना ने हमला करके पीएनएस गाजी को वहीं पानी में डुबो दिया था। और शायद यही वजह है कि पाकिस्तान की आंखों में आईएनएस विक्रांत और भारतीय नौसेना आज भी बहुत चुभते हैं। आईएनएस विक्रांत की भी एक बड़ी पुरानी कहानी है। जो असली आईएनएस विक्रांत था, वो वर्ष 1997 में नौसेना से रिटायर हो चुका है। ये था पहला आईएनएस विक्रांत, जिसे आप कह सकते हैं कि फर्स्ट ओरिजिनल आईएनएस विक्रांत। ये रिटायर हो चुका है 1997 में, और इसके 25 साल के बाद वर्ष 2022 में एक नए युद्धपोत को यही नाम दिया गया। भारतीय नौसेना में युद्धपोत के नाम रिटायर नहीं होते। युद्धपोत रिटायर हो जाता है, लेकिन नाम कभी रिटायर नहीं होते। और जब भी कोई वॉरशिप या युद्धपोत रिटायर होता है, तो वही नाम भविष्य में बनने वाले किसी नए युद्धपोत को दिया जा सकता है। आईएनएस विक्रांत से प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान के सबसे बड़े डर, जिसका नाम है ब्रह्मोस मिसाइल, इसके बारे में भी बताया। और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ब्रह्मोस के घातक हमलों को देखने के बाद दुनिया के कई देश आज भारत से इस मिसाइल को खरीदना चाहते हैं। यह मिसाइल आवाज की रफ्तार से 3 गुना ज्यादा तेजी से हमला करती है और पाकिस्तान पर हमलों के बाद अब यह पूरी दुनिया में मशहूर हो गई है। ब्रह्मोस मिसाइल पर एक और बड़ी खबर आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं। भारत की सेना और नौसेना में बहुत जल्द 800 किलोमीटर तक हमला करने वाली एक नई ब्रह्मोस मिसाइल शामिल हो सकती है। इस समय ब्रह्मोस मिसाइल की जो रेंज है वो लगभग 450 किलोमीटर है, यानी इसकी रेंज अब लगभग दुगनी हो जाएगी जो नई मिसाइल आएगी उसमें। और पाकिस्तान का एक इंच का हिस्सा इस नई ब्रह्मोस मिसाइल की रेंज में आ जाएगा। अब आप भारत के दुश्मनों की चिंता बढ़ाने वाली ब्रह्मोस मिसाइल पर प्रधानमंत्री मोदी का यह बयान सुनिए। हमारी ब्रह्मोस और आकाश जैसी मिसाइलों ने ऑपरेशन सिंदूर में भी अपनी क्षमता साबित की है। ब्रह्मोस को तो नाम ही ऐसा है कि सुनते ही कई लोगों को चिंता हो जाती कि ब्रह्मोस आ रहा है क्या। अब दुनिया के कई देश इन मिसाइलों को खरीदना चाहते हैं। मुझे विश्व के जो भी लोग मिलते हैं उनकी इच्छा एक होती है कि हमें भी मिल जाए। भारत तीनों ही सेनाओं के लिए हथियार और उपकरण एक्सपोर्ट करने की क्षमता बिल्ड कर रहा है। हमारा लक्ष्य है कि भारत पूरी दुनिया के टॉप डिफेंस एक्सपोर्टर देशों में शामिल हो। पिछले 1 दशक में हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट
30 गुना से अधिक बढ़ गया है। आज जब हम आईएनएस विक्रांत की कहानी आपको बता रहे हैं तो एक और बड़ी हैरान करने वाली कहानी आपको बताते हैं। ये बात है वर्ष 1960 की। 1960 में एडविना माउंटबेटन का निधन हुआ था, जो भारत के आखिरी वाइसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन की पत्नी और पंडित जवाहरलाल नेहरू की एक दोस्त थी। एडविना माउंटबेटन की इच्छा के मुताबिक उनका अंतिम संस्कार ब्रिटेन के पास समुद्र में किया गया था और तब प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने एडविना माउंटबेटन को श्रद्धांजलि देने के लिए भारतीय नौसेना के एक युद्धपोत आईएनएस त्रिशूल को खास तौर पर भारत से ब्रिटेन भेजा था। भारत से ब्रिटेन की दूरी करीब 6,700 किलोमीटर है और हमारी नौसेना का एक जहाज उस समय वहां सिर्फ एडविना माउंटबेटन को श्रद्धांजलि देने के लिए गया। उस समय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की इच्छा के मुताबिक समुद्र में जिस जगह पर अंतिम संस्कार हुआ वहीं पर श्रद्धांजलि दी गई और यह बात खुद एडविना माउंटबेटन की बेटी ने अपनी किताब में लिखी है। लेकिन आज जब हम आईएनएस विक्रांत की बात करते हैं तो जरा सोचिए, जब भारत आजाद हुआ था आज से 75 साल पहले जो दौर था, उस समय भारत में एक छोटा सा कलपुर्जा भी बनता नहीं था, एक छोटा सा स्पेयर पार्ट भी बनता नहीं था, एक छोटी सी पिन भी बनाने की काबिलियत शायद हमारे देश में नहीं थी। सब कुछ बाहर से खरीदना पड़ता था और आज हम इतना बड़ा एक वॉरशिप आईएनएस विक्रांत जैसा हम भारत में बना रहे हैं। 500 से ज्यादा भारतीय कंपनियां इकट्ठा होती हैं और मिलकर आईएनएस विक्रांत जैसे एक विशाल वॉरशिप का निर्माण कर देती हैं। उस देश में जहां 75 साल पहले एक पिन नहीं बनती थी, वो देश आज अपने दम पर इतना विशाल एयरक्राफ्ट कैरियर बनाता है जिसमें 30 से ज्यादा विमान एक साथ वहां से ऑपरेट कर सकते हैं, इसमें खड़े हो सकते हैं। आप देखिए इसका साइज देखिए, और ये सब कुछ भारत में बना है। तो आज किसी भी भारतीय के लिए ये गर्व का विषय है। एक जमाने में दुनिया के लोग हमारा मजाक उड़ाते थे कि हम अपने देश में छोटी से छोटी चीज का निर्माण भी कर नहीं सकते, लेकिन आज वही देश इतना बड़ा वॉरशिप अपने देश में बना रहा है, उसका निर्माण कर रहा है। यह हर भारतीय के लिए एक गर्व का विषय है। अब लोगों को इस पर भी अगर राजनीति करनी हो तो वो कर सकते हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, ये हर भारतीय का सीना चौड़ा करने वाली तस्वीरें हैं जो इस समय आप आज देख रहे हैं। इससे आपको भारत की ताकत समझ में आएगी। और आज का जो युग है, जहां पूरी दुनिया में अलग अलग जगहों पर युद्ध चल रहे हैं, जहां हर देश अपनी सेना को मजबूत करने में लगा है और हर देश की इज्जत आज इस बात से होती है कि उसकी सेना कितनी मजबूत है, उसके अपने देश में कितने हथियारों का निर्माण होता है, आपके पास कितने लेटेस्ट घातक हथियार हैं, आपके पास क्या टेक्नोलॉजी है। ऐसे दौर में भारत कितनी तेजी से तरक्की कर रहा है, ये आप देखिए। और आज ही के दिन 82 वर्ष पहले वर्ष 1943 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी। इसलिए आज हम उन्हें याद कर रहे हैं और दुख इस बात का है कि आजाद हिंद फौज और उनके वीर सैनिकों के साथ हमारे ही इस देश में बहुत नाइंसाफी हुई। और आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि आजादी के बाद नेहरू सरकार ने आजाद हिंद फौज के सिपाहियों को स्वतंत्रता सेनानी मानने से भी इनकार कर दिया था। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ, लेकिन उस आजादी की नींव रखने वाली आजाद हिंद फौज को आजाद भारत ने ही भुला दिया। आजाद हिंद फौज के सैनिकों को स्वतंत्रता सेनानी होने का सम्मान तक नहीं दिया गया और तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने आजाद हिंद फौज को कभी मन से अपनाया ही नहीं। वर्ष 2019 में पहली बार गणतंत्र दिवस की परेड में आजाद हिंद फौज के 4 सैनिक शामिल हुए थे और ये वो सैनिक थे जिन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ युद्ध लड़ा और उन्हें अंडमान और निकोबार की जेल में रखकर यातनाएं दी गई। आजादी के 72 वर्ष के बाद इन्हें यह सम्मान दिया गया, जबकि वर्ष 1950 में गणतंत्र बनने के बाद भी दिल्ली के राजपथ पर पहली बार गणतंत्र दिवस की परेड हुई,
लेकिन तब आजाद हिंद फौज को इस परेड में शामिल नहीं होने दिया गया। वर्ष 1972 में यानी आजादी के 25 साल के बाद पहली बार आजाद हिंद फौज के सैनिकों को फ्रीडम फाइटर यानी स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा दिया गया। उन्हें पहली बार स्वतंत्रता सेनानी माना गया। मतलब इतने वर्षों तक हमारे देश की सरकारों ने इन वीर सैनिकों को स्वतंत्रता सेनानी भी नहीं माना। यानी इस फौज में शामिल देशभक्तों ने भारत को आजाद करने के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी, अपने परिवारों को छोड़ दिया, हथियार उठाए और न जाने अपने परिवारों से, अपने घरों से कितने वर्षों तक ये दूर रहे। इनमें से कुछ ऐसे हैं जो कभी लौट भी नहीं पाए। लेकिन जब देश आजाद हुआ तो इस देश ने इन सब को इनके हाल पर छोड़ दिया। इन्हें वैसे भी देश से कुछ चाहिए नहीं था। इन्हें कोई मंत्री पद नहीं चाहिए था, कोई संवैधानिक पद नहीं चाहिए था, इन्हें कोई दिल्ली में बड़े बड़े बंगले नहीं चाहिए थे, इन्हें बंगले, घोड़े, गाड़ी ये कुछ नहीं चाहिए था, पैसा नहीं चाहिए था, लाल बत्ती वाली गाड़ी नहीं चाहिए थी, सिर्फ सम्मान चाहिए था। कोई आकर ये तो एक बार धन्यवाद तो कह ही सकता था। कोई आकर इन्हें ये तो कह सकता था कि आप स्वतंत्रता सेनानी हैं, आपकी वीरता की वजह से हमारे देश को आज़ादी मिली। आज़ाद हिंद फौज के कैप्टन राम सिंह ठाकुर, जिन्होंने कदम कदम बढ़ाए जा जैसा मशहूर गीत लिखा, उन्हें अपने ही देश में खुद को स्वतंत्रता सेनानी साबित करने के लिए अदालतों के चक्कर काटने पड़े और तब कहीं जाकर भारत सरकार ने उन्हें एक फ्रीडम फाइटर माना। सिर्फ इतनी सी बात, फ्रीडम फाइटर मानने के लिए तैयार नहीं थे। इन्होंने भी कुछ नहीं मांगा था, कोई बंगला, गाड़ी, पैसा कुछ नहीं, कोई पद नहीं मांगा। सिर्फ ये कहा कि इतना तो कह दीजिए कि मैं भी एक स्वतंत्रता सेनानी हूं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज में करीब 45,000 से ज्यादा सैनिक थे, जिन्हें युद्ध लड़ने का अनुभव था, जो बहादुर थे, स्किल्ड थे, जिन्होंने देश के लिए अपना सब कुछ कुर्बान किया। लेकिन आजादी के बाद उन्हें भारतीय सेना में शामिल तक नहीं किया गया, जबकि भारत उनकी रणनीति और उनके अनुभव से बहुत कुछ सीख सकता था, उनकी ट्रेनिंग से बहुत कुछ सीख सकता था, उनकी ट्रेनिंग हमारे काम आ सकती थी। लेकिन उन्हें भुला दिया गया। आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्या तब प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को यह डर था कि अगर नेताजी की फौज को सम्मान मिला तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम शायद सबसे ऊंचा हो जाएगा? क्या यह एक डर था? आजादी का श्रेय कौन लेगा, इस पर भी एक अलग लड़ाई चल रही थी। हमारे देश की आजादी में आजाद हिंद फौज की भूमिका की हमेशा अनदेखी की गई है। कभी भी हमारे देश के लोगों को सही कहानी बताई नहीं गई और जिस देश की आजादी के लिए इस फौज ने हथियार उठाया, अपने जीवन का बलिदान कर दिया, वही देश इन्हें भूल गया। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने ही अस्थाई आजाद हिंद फौज, अस्थाई आजाद हिंद सरकार की स्थापना की थी। यह पहली भारत सरकार थी और यह स्थापना आप सोचिए उन्होंने 1943 में ही कर दी थी, जो भारत की आजाद हिंद सरकार थी। और इस सरकार को जापान, जर्मनी और इटली जैसे 9 देशों ने मान्यता दे दी थी। यानी दुनिया ने तब भारत की इस आजादी को स्वीकार कर लिया था। इसके अगले ही साल 1944 में ब्रिटिश राज के खिलाफ भारत की पहली जीत हुई, मणिपुर के मोइरांग में, जहां आजाद हिंद फौज के कर्नल शौकत मलिक ने पहली बार भारत का तिरंगा फहराया, जो ब्रिटिश शासन पर आजाद हिंद फौज की विजय का एक प्रतीक था। और आज भी हर साल 14 अप्रैल को वहीं पर INA फ्लैग होइस्टिंग डे मनाया जाता है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश सरकार ने आजाद हिंद फौज के 3 अफसरों को, प्रेम सहगल, गुरबख्श सिंह ढिल्लों और शाहनवाज खान पर दिल्ली के लाल किले में देशद्रोह का मुकदमा चलाया। लेकिन जब यह मुकदमा शुरू हुआ तो भारत के लाखों लोग गुस्से में सड़कों पर आकर विरोध प्रदर्शन करने लगे। यहां तक कि उस समय की रॉयल इंडियन नेवी में भी विद्रोह हो गया और बाद में यही आंदोलन 1947 में आजादी मिलने की एक बहुत बड़ी वजह बना। यानी जनता ने आजाद हिंद फौज को अपने दिल में जगह दी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को अपने दिल में जगह दी। लेकिन कांग्रेस की सरकारों ने वर्षों तक उनके योगदान को उचित सम्मान नहीं दिया और उनके साथ यह अन्याय किया। आजाद हिंद फौज ने देश की आजादी में बहुत बड़ा योगदान दिया है, लेकिन आजाद भारत की शुरुआती सरकारों ने उन्हें वर्षों तक सिर्फ और सिर्फ अपमान दिया और इंतजार करवाया। और आज मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूं,
हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों को आज़ाद हिंद फौज की कहानी के बारे में पता ना हो, उन्होंने क्या क्या किया था, हो सकता है आपको आज ना पता हो या कम जानकारी रही हो। लेकिन आज हमने जो आपको बताया है, आपका बहुत ज़्यादा समय नहीं लिया, थोड़े से समय में आपको बताया है। इससे पहले कि आप बोर हो जाएं, आप कुछ और देखने लगें, अगर आप चाहें तो आज़ाद हिंद फौज के उन सिपाहियों को अपने दिल में जगह दे सकते हैं। आज आप उन्हें सल्यूट कर सकते हैं, क्योंकि आज ही आज़ाद हिंद फौज की स्थापना हुई थी। और आप सोचिए कि उस ज़माने में लोगों में कितना जज्बा था, जो बिना किसी पद के लालच के, बिना पैसे के लालच के, सिर्फ अपने देश की आज़ादी के लिए अपने घरों को, परिवारों को छोड़कर निकल चुके थे और उन्होंने हथियार उठा लिए थे। इसलिए ये इतने सम्मान के हकदार तो हैं ही कि आज से आप इन्हें वो उचित सम्मान दें और इन्हें भी भारत का एक वीर स्वतंत्रता सेनानी माने। इस ऐतिहासिक खबर के बाद लौटते हैं उस खबर पर जिसकी हमारे देश में आज चर्चा हो रही है। हमारे देश में भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करने वाली सबसे बड़ी संस्था लोकपाल अब अपने लिए महंगी कारें खरीद रही है। लोकपाल ने 7 BMW गाड़ियां खरीदने के लिए एक टेंडर जारी किया है। लोकपाल कार्यालय के टेंडर में विशेष तौर पर BMW 3 सीरीज के एक मॉडल 330 LIM स्पोर्ट का जिक्र किया गया है कि हमें ये वाली गाड़ी चाहिए। इसमें यह भी साफ लिखा है कि गाड़ी सफ़ेद रंग की होनी चाहिए और ये जो टेंडर है ये 35 पन्ने का टेंडर है। आज मेरे हाथ में ही है। 35 पन्ने के इस सरकारी टेंडर में इस बात का पूरा ख्याल रखा गया है कि कोई भी जानकारी कार के बारे में, कोई भी स्पेसिफिकेशन, कोई भी डिटेल छूट ना जाए। BMW के जिस मॉडल की कार खरीदने की बात की गई है उसकी टेक्निकल डिटेल्स को भी बाकायदा 2 पन्नों में बताया गया है कि किस प्रकार की कार खरीदनी है, उसकी टेक्निकल डिटेल्स क्या होनी चाहिए, उसका इंजन क्या होना चाहिए, उस कार के अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। ये देखिए, ये पूरी जो आप ये पेपर देख रहे हैं मेरे हाथ में, ये उस कार की पूरी डिटेल्स हैं जो मैं आपको आज दिखा रहा हूं। देखिए, और इसमें लिखा है परफॉर्मा फॉर टेक्निकल बिड प्रोक्योरमेंट ऑफ BMW और फिर उसकी गाड़ी की डिटेल्स हैं। इस समय लोकपाल में 7 सदस्य हैं, 7 मेंबर्स हैं लोकपाल में, और दिल्ली में BMW के इस मॉडल की एक कार की कीमत है लगभग 70 लाख रुपए। यानी 7 गाड़ियों को खरीदने पर लगभग 5 करोड़ रुपए खर्च हो जाएंगे। 7 मेंबर्स हैं, 7 मेंबर्स के लिए ये गाड़ियां खरीदी जाएंगी। सब एक एक BMW कार लेंगे। BMW के जो ये मॉडल है, ये जो कार है, इसकी कुछ खूबियां हैं जिसकी वजह से ये कार देश के बड़े बड़े उद्योगपति और बड़े बड़े जो अमीर लोग हैं उनके बीच बड़ी लोकप्रिय है। इस गाड़ी में पिछली सीट पर बैठने वालों के लिए लेग रूम काफ़ी ज़्यादा होता है, यानी पैर रखने की जो जगह होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, स्पेस काफ़ी ज़्यादा है पीछे बैठने वाले के लिए। पिछली सीट पर बैठने वाला व्यक्ति बड़े आराम से पैर फैलाकर बैठ सकता है, ये खासियत है इसकी। इस गाड़ी की एक और खासियत है, सफ़र के दौरान सड़क पर गड्ढे होने या उबड़ खाबड़ होने पर भी इसमें बैठने वाले को झटके बहुत ही कम लगते हैं। इसका सस्पेंशन काफ़ी अच्छा माना जाता है और इस कार में सफ़र करने पर थकान भी नहीं होती। BMW की डिलीवरी के बाद लोकपाल के ड्राइवर्स को भी खास तौर पर इस गाड़ी को चलाने की ट्रेनिंग दी जाएगी। ये ट्रेनिंग वही कंपनी देगी जो गाड़ियां डिलीवर करेगी, यानी जो कंपनी गाड़ियों को बेचेगी वही कंपनी ड्राइवर्स को ट्रेनिंग देगी और ये ट्रेनिंग 7 से 15 दिनों की होगी। ट्रेनिंग के दौरान गाड़ियों के सिस्टम, उनके इंजन और उन्हें सही इस्तेमाल कैसे करना है इसकी जानकारी दी जाएगी। और हमारे देश में लोकपाल की मांग को लेकर आपको याद होगा वर्ष 2011 में एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था जिसे आप अन्ना आंदोलन के नाम से जानते हैं। ये जो आंदोलन किया था अन्ना हजारे ने, ये लोकपाल की मांग के लिए ही किया था। इसके बाद 2013 में भारत की संसद ने लोकपाल अधिनियम बिल पास किया और 2019 में लोकपाल का गठन हुआ। लोकपाल का गठन उच्च स्तर के भ्रष्टाचार के मामलों जैसे प्रधानमंत्री, मंत्री, सांसद और केंद्र सरकार के बड़े अधिकारियों की जांच के लिए किया गया है। यानी हाईएस्ट लेवल पर जो हमारे देश में भ्रष्टाचार होता है उसे रोकने के लिए लोकपाल का गठन हुआ। और लोकपाल में अधिकतम 9 सदस्य होते हैं, जिसमें 8 सदस्य और 1 अध्यक्ष होता है। आज हमारे देश में नेता, अभिनेता, बड़े बड़े अधिकारी और कारोबारी सभी महंगी गाड़ियों में घूमते हैं। ऐसे में अगर लोकपाल के अधिकारी या लोकपाल के जो सदस्य हैं
वो भी BMW जैसी महंगी कार में सफ़र करते हैं, तो इस पर हंगामा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ये हम आपके ऊपर छोड़ते हैं। इसका एक पक्ष तो ये है कि लोकपाल के जो सदस्य हैं वो क्यों ना अच्छी कार में जाएं, और दूसरा पक्ष इसका ये है, जो दूसरा पहलू है वो ये है कि लोकपाल तो बनाया ही गया था भ्रष्टाचार के लिए, को रोकने के लिए। और लोकपाल का मतलब था, अगर आप अन्ना हजारे से देखें तो सिंप्लिसिटी। लोकपाल के लिए BMW की कार अब आ रही है, लेकिन अब यहां से आपको हम लेकर चल रहे हैं फ्रांस, और बात करेंगे उस चोरी की जिसकी पूरी दुनिया में आज चर्चा हो रही है। आपने हॉलीवुड और बॉलीवुड की कई फिल्मों में बड़े बड़े म्यूजियम से चोरों को चोरी करते हुए देखा होगा। वर्ष 2006 में एक फिल्म आई थी जिसका नाम था धूम 2। आप में से बहुत सारे लोगों ने देखी होगी। इसमें बड़े ही हाईटेक तरीके से एक म्यूजियम से चोरी की गई थी, इस चोरी को दिखाया गया था। और इसी तरह वर्ष 2018 में हॉलीवुड की एक फिल्म आई थी जिसका नाम था ओशंस 8, जिसमें महिलाओं का एक गैंग एक म्यूजियम से चोरी करता है। और कुछ इसी तरह से फिल्मी तरीके से पेरिस में दुनिया के सबसे मशहूर और प्रतिष्ठित लूवर म्यूजियम में असली चोरी हो गई है। ये लूवर म्यूजियम जो है ये बहुत मशहूर म्यूजियम है। इसकी सुरक्षा के जो इंतजाम है वो बहुत बेहतरीन है, लेकिन फिर भी ये चोरी हो गई। 19 अक्टूबर यानी इस रविवार की सुबह 9:30 बजे 4 चोरों ने मिलकर सिर्फ 4 मिनट के अंदर 210 वर्ष से भी ज्यादा पुराने सैकड़ों से हजारों करोड़ रुपए की कीमत के गहने वहां से चोरी कर लिए। अब सोचिए कैसे सिर्फ 4 मिनट में इतनी बड़ी चोरी हो गई। इस जगह पर यह है लूवर म्यूजियम। आज हमने AI की मदद से इस क्राइम सीन को आपके लिए रिक्रिएट करने की कोशिश की है। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि इतने सख्त और लेटेस्ट सुरक्षा इंतजामों के बावजूद यह चोरी हुई कैसे। तो 19 अक्टूबर को 4 चोर बाइक से वहां पर पहुंचे। चोरों ने पहले से ही इस जगह पर एक ट्रक खड़ा किया हुआ था और उस ट्रक में सीढ़ियां लगाकर रखी थी। तो चोर आए, सीढ़ियों के जरिए वो म्यूजियम के फर्स्ट फ्लोर तक पहुंच गए। और इसे देखकर भी वहां किसी को शक नहीं हुआ, क्योंकि पेरिस की सड़कों पर अक्सर मरम्मत के लिए, रिपेयर के काम के लिए या इमरजेंसी सर्विसेज के लिए जो ट्रक हैं वो सड़कों पर ऐसे ही खड़े रहते हैं। कई बार उन ट्रकों पर ऐसी सीढ़ियां भी लगी रहती हैं, इसलिए किसी को शक नहीं हुआ। इसके बाद चोर एक खिड़की का शीशा तोड़कर इस म्यूजियम में दाखिल हो गए। चोरों ने कुल मिलाकर 9 कीमती गहनों को चोरी करने का प्लान बनाया था। 9 पीस वहां से चुराने थे, जिसमें से 8 गहनों को वो चुरा कर ले गए। लेकिन जब वो भाग रहे थे तो एक मुकुट वहीं पर गिर गया और फिर चोर उसे वहीं छोड़कर भाग गए। ये भी बिल्कुल फिल्मी सीन है। और जो मुकुट वहां पर गिरा और जो चोरी उन्होंने की है, ये फ्रांस के मशहूर राजा नेपोलियन द थर्ड की पत्नी का एक शाही मुकुट था। नेपोलियन 3 की पत्नी का शाही मुकुट था, जिसमें 1300 से ज्यादा हीरे जड़े हुए हैं। आपको वर्ष 2024 का म्यूजियम के अंदर का एक आज वीडियो हम दिखा रहे हैं, जिसमें वही मुकुट है जो चोर अपने साथ ले जा नहीं पाए। और दूसरे गहने भी आपको इसमें नजर आएंगे जिन्हें चोरों ने चुरा लिया और वो अपने साथ ले गए। ये वही गहने हैं जो इस समय आप देख रहे हैं। वैसे तो 18वीं सदी के इन शाही गहनों की कीमत का अंदाजा आज के समय लगाना बहुत मुश्किल है। इनकी क्या कीमत हो सकती है कोई नहीं जानता। ये बेशकीमती हैं, लेकिन कहा यह जा रहा है कि इन गहनों की कीमत आज सैकड़ों से लेकर हजारों करोड़ों रुपए के बीच हो सकती है। ये सभी गहने फ्रांस के मशहूर शासक नेपोलियन बोनापार्ट के समय के हैं, जिन्होंने वर्ष 1799 से वर्ष 1815 तक शासन किया था। तो इतने पुराने गहने हैं, इसलिए इनकी कीमत का अंदाजा लगाना आज भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये गहने अनमोल हैं। और यह वही म्यूजियम है जहां दुनिया भर में एक बहुत ही प्रसिद्ध पेंटिंग है जिसे मोनालिसा कहते हैं। आपने भी मोनालिसा का नाम सुना होगा, यही वो पेंटिंग है। और ये मोनालिसा पेंटिंग आज भी इसी म्यूजियम में, लूवर म्यूजियम में रखी हुई है, जिसे इटली के मशहूर पेंटर लियोनार्डो दा विंची ने 16वीं सदी में बनाया था। यह दुनिया का सबसे लोकप्रिय म्यूजियम माना जाता है और वर्ष 2024 में इस म्यूजियम को देखने के लिए 80 लाख
74,000 से ज्यादा लोग पेरिस आए थे। ये दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम है जो लगभग 73,000 वर्ग मीटर में फैला हुआ है और यहाँ 38,000 से ज्यादा पेंटिंग्स और ऐतिहासिक वस्तुएं रखी हैं। ये म्यूजियम पुराने समय में फ्रांस के राजा का महल हुआ करता था और इसकी वास्तुकला और ये इमारत खुद भी एक बहुत ही ऐतिहासिक धरोहर है। इस म्यूजियम में 2000 ये समझ लीजिए कि 2100 वर्ष पुरानी एक संगमरमर की मूर्ति भी है जिसे वीनस डे मिलो की संगमरमर की मूर्ति इसको कहा जाता है। और मोनालिसा की पेंटिंग से पहले ये मूर्ति वहां की सबसे बड़ी पहचान हुआ करती थी। तो इसमें बहुत मशहूर पेंटिंग्स हैं, मशहूर मूर्तियां हैं। एक और पेंटिंग है यहाँ जिसका नाम है लिबर्टी लीडिंग द पीपल, जो फ्रांस में वर्ष 1830 की क्रांति का प्रतीक है। और ऐसी बहुत सारी पेंटिंग्स और मूर्तियां यहाँ पर रखी गई हैं जो सैकड़ों या हजारों वर्ष पुरानी हैं। वैसे ये पहली बार नहीं है जब यहाँ पर चोरी हुई है। वर्ष 1911 में भी यहीं से मोनालिसा की ये मशहूर पेंटिंग चोरी हो गई थी, जिसे तलाश करने में पुलिस को 2 साल लगे। इस चोरी ने एक बार फिर से यह सवाल खड़ा कर दिया है कि सबसे सुरक्षित और हाईटेक म्यूजियम भी अब सुरक्षित नहीं रहे। इतने आधुनिक कैमरे, सेंसर्स और सुरक्षा कर्मियों के बावजूद कुछ ही मिनटों में चोर इतनी बड़ी चोरी करने में सफल कैसे हुए? अब फ्रांस की पुलिस और इंटरपोल इस चोरी की जांच कर रहे हैं और उन्हें उम्मीद है कि जल्द ही इन हीरे जवाहरात को वापस लाया जा सकेगा। अब आप इस चोरी पर फ्रांस के सरकार का ये बयान सुनिए। Nous nous sommes rendus immédiatement, quelques minutes après avoir eu l'information de ce vol. Et pour tout vous dire, cette opération a duré presque 4 minutes. Ça a été très rapide. Il faut quand même dire que ce sont des professionnels. La criminalité organisée aujourd'hui s'attaque aux objets d'art et les musées, évidemment, sont devenus des cibles. Parce que la France, comme vous le savez, la France est un pays patrimonial, un pays avec des objets historiques, patrimoniaux d'une grande valeur. फ्रांस के बाद अब आपको हम लेकर जा रहे हैं ईरान, क्योंकि ईरान में इस समय एक शादी को लेकर बहुत बहस छिड़ी हुई है। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खमेनी के एक बहुत ही करीबी सहयोगी की बेटी की शादी को लेकर वहां पर एक विवाद शुरू हो गया है। इस शादी में इस सहयोगी की बेटी ने हिजाब या नकाब की बजाय एक गाउन पहना है और किसी ने ये वीडियो बना लिया उनकी शादी के दौरान। जैसा कि आप जानते हैं, फ्रांस में जो परंपरा है उसमें हिजाब पहनना होता है। माफ़ कीजिएगा, ईरान में ये परंपरा है कि वहाँ पर शादी के समय, निकाह के समय या तो निकाह के समय तो हिजाब नहीं पहना, नकाब नहीं पहना और उसकी बजाय यहाँ पर एक गाउन पहन लिया। और अब लोग इसे ईरान की परंपरा के खिलाफ बता रहे हैं। वैसे तो ये शादी नई नहीं है, ये शादी अप्रैल के महीने में हुई थी, लेकिन अब इस शादी का वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत चर्चा में आ गया है और इस पर ईरान में एक नई बहस शुरू हो गई है। अब ये कहा जा रहा है कि जिन नेताओं ने ईरान की महिलाओं पर हिजाब और नकाब पहनने का आदेश थोपने की कोशिश की, उनकी अपनी बेटियां इस तरह से शादियां कर रही हैं, उनकी अपनी बेटियां हिजाब से आज़ादी कैसे पा रही हैं, ये इस तस्वीर में दिख रहा है। यानी जो दूसरों की परिवारों की लड़कियां हैं उनसे कहा जाता है कि वो हिजाब पहने, लेकिन अपने परिवार की जो महिलाएं हैं उनकी शादियां इस प्रकार से हो रही हैं। और ये आप जानते हैं, ये पश्चिमी सभ्यता का प्रतीक है, इस प्रकार की शादी ईरान में होना। ईरान की सरकार पर महिलाओं को लेकर दोहरे मापदंड का आरोप हमेशा से लगाया गया है और ये कहा जा रहा है कि ईरान में अमीरों के लिए, शक्तिशाली लोगों के लिए अलग नियम है और आम जनता के लिए अलग नियम। कई लोगों का ये कहना है कि ईरान की सरकार महिलाओं पर तरह तरह की पाबंदियां लगाती है। गोलियों और डंडों का डर दिखाकर महिलाओं पर इस्लामी कानूनों को थोपा जाता है, लेकिन ये सारे नियम सत्ता में काम करने वाले बड़े बड़े नेताओं पर लागू नहीं होते। ईरान में महिलाओं पर कई प्रकार की पाबंदियां हैं। ईरान में शरिया कानून लागू है जिसके अनुसार 9 साल से ऊपर की लड़कियों को सार्वजनिक स्थानों पर हिजाब पहनना अनिवार्य है। महिलाएं अपने पति, पिता और भाई की अनुमति के बिना देश से बाहर यात्रा नहीं कर सकती। महिलाएं पुरुषों के साथ डांस या किसी खेल में हिस्सा भी नहीं ले सकती।
वहां पर घरेलू हिंसा को लेकर भी कोई कानून नहीं है। और ईरान में महिलाओं के साथ बहुत भेदभाव किया जाता है। वहां महिलाओं के मुकाबले पुरुषों को दोगुनी पैतृक संपत्ति मिलती है। और ईरान की अदालतों में 2 औरतों की गवाही एक आदमी के बराबर मानी जाती है। ईरान में वर्ष 2022 में हिजाब के खिलाफ हुए विरोध प्रदर्शनों में 500 से ज्यादा मौत हुई थी, जिसमें ज्यादातर महिलाएं थीं। उस समय 22 साल की एक लड़की को गलत तरीके से हिजाब पहनने की वजह से ईरान की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था और हिरासत में उसकी मौत हो गई थी। और आपको याद होगा, इस लड़की का नाम था महसा अमीनी। और इसकी मौत के बाद ईरान में हिजाब के विरोध में आंदोलन हुए और लोग बहुत भड़क गए थे। कि उसी समय की तस्वीरें आज हम आपको दिखा रहे हैं। अब एक ब्रेक पर जाने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या दिवाली के बाद आप भी आज कुछ उदास महसूस कर रहे हैं? क्या आपको भी दिवाली के बाद आज कुछ खालीपन महसूस हो रहा है? ब्रेक के बाद हम आपको इसी सवाल का जवाब देंगे। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित वायर। खेती में लगातार काम में भी आराम कौन दे सकता है? नया स्वराज। नया स्वराज मेरा स्वराज। हेलो जी, टाइम क्या हुआ है? टाइम हो गया सोना जीतने का, वो भी हर घंटे। और साथ ही मिलेंगे एश्योर्ड गिफ्ट्स भी विद फिलिप्स सोने पे सुहागा ऑफर। जब हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से, Visit your nearest JK Tyre Steel Wheel store today. अरे हैप्पी दिवाली आपको भी कपिला पशु आहार की तरफ से दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। हो हाँ भाई, इनकी तरफ से भी। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। हेलो जी, टाइम क्या हुआ है? टाइम हो गया सोना जीतने का, वो भी हर घंटे। और साथ ही मिलेंगे एश्योर्ड गिफ्ट्स भी विद फिलिप्स सोने पे सुहागा ऑफर। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित वायर। आप सभी ने कल दिवाली बहुत धूमधाम से मनाई होगी और आज दिवाली से अगला दिन है। इसलिए आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि दिवाली के बाद आज आप कैसा महसूस कर रहे हैं? आज बहुत सारे लोग शायद उदास होंगे क्योंकि उनका घर जो कल तक मेहमानों से भरा हुआ था वो आज खाली हो गया है। कुछ इस वजह से उदास होंगे क्योंकि 3 दिन की छुट्टियों के ब्रेक के बाद आज वो दफ्तर गए होंगे, काम पर दोबारा से गए होंगे। जो लोग दिवाली पर अपने घर गए थे वो उदासी के साथ अब वापस अपने अपने शहरों में लौट रहे होंगे। कल तक जो हर घर, हर गली, हर छत रोशनी में नहाई हुई थी, आज वही शहर, वही गलियां, वही घर कुछ थके हुए से लग रहे हैं, कुछ चुपचाप सा लगता है। कल तक जो दीपक उम्मीदों से जल रहे थे, आज वही दीपक बुझकर राख के पास सोए हुए हैं। जो घर मिठास से महक रहे थे वो अब खाली कटोरियों और बिखरे रैपर्स में एक सन्नाटा तलाश रहे हैं। कल तक रिश्तों में रौनक थी, आज फिर से वही दूरी है, फिर से वही मोबाइल फोन है, फिर से वही व्यस्त जिंदगी है जिसमें किसी के लिए कोई समय नहीं है। दरवाजे पर जो रंगोली कल तक थी वो आज धूल से ढकनी शुरू हो गई है। शहर का आसमान जो कल रंगों से भरा हुआ था आज धुएं से ढका हुआ है। जैसे रोशनी की याद अब भी उसकी आंखों में बाकी हो। हर साल ऐसा ही होता है, दिवाली आती है, रोशनी लाती है, मिलने का मौका देती है और फिर चली जाती है हमारे अंदर का एक सन्नाटा छोड़कर। लेकिन शायद यही तो असली सबक है। दिवाली का सबक यही है कि हर बार जब दीप बुझता है तो वो हमें याद दिलाता है कि अंधेरा चाहे जितना भी गहरा क्यों ना हो, रोशनी लौटकर जरूर आती है। तो आज इस मौके पर आज आपको एक कविता सुनाता हूं जिसका शीर्षक है दिवाली के बाद। दिवाली के बाद मन बहुत उदास है, गहरे खालीपन का अजीब एहसास है।
घर के हर कोने में अब सन्नाटे का वास है। फिर खुशियों को मिल गया वनवास है। कल तक दिए थे, आज बस धुआं है। अकेलेपन के अंधकार का गहरा कुआं है। पटाखों के शोर के बाद अब हर तरफ मौन। दुनिया की इस भीड़ में किसको पहचाने कौन। कल घर पर मेहमानों का लगा था मेला। दिवाली के बाद आज हर कोई फिर अकेला। कई दिनों तक दिवाली का रहा इंतजार। दिवाली गुजर गई छोड़कर अपनी याद। काश जिंदगी में हर दिन होती दिवाली, तो शायद मन में ना होता ये सन्नाटा खाली। हर शाम होती रोशन, हमेशा अपने साथ होते। फिर आप और हम अकेलेपन में यूं ना रोते। यही है जिंदगी का सबसे बड़ा विरोधाभास। खुशियों के बाद फिर अकेलेपन का एहसास। अगर आप इस कविता में अपनी कहानी ढूंढ पा रहे हैं तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ शेयर कर सकते हैं। तो अब एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद डिकोड जिंदगी में आपको दिखाएंगे आज का विचार। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित वायर। स्वराज ट्रैक्टर खुद को हमेशा फ्यूचर रेडी रखना चाहता है, ताकि वो खेती के चैलेंजेस का सामना कल भी कर सके। इसीलिए स्वराज ने एक फ्यूचरिस्टिक प्लांट बनाया है, जहां इसके प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से होती है। हर आने वाले कल के लिए तैयार है आज मेरा नया स्वराज। हेलो जी, टाइम क्या हुआ है? टाइम हो गया सोना जीतने का, वो भी हर घंटे। और साथ ही मिलेंगे एश्योर्ड गिफ्ट्स भी। विद फिलिप्स सोने पे सुहागा ऑफर। आयुष के पापा के लिए लाई थी ये, सिकुड़कर आयुष के नाम का हो गया है। हमारी खूबसूरत साड़ी का तो रंग ही उड़ा दिया। इसीलिए अपनाए सही डिटर्जेंट। 2 डाला का एडवांस फॉर्मूला, जो दे कपड़ों को नई चमक और साथ ही सिकुड़ने से बचाए, चले ज्यादा और पैसे बचाए। इसीलिए अब से जो धोए। अरे हैप्पी दिवाली आपको भी कपिला पशु आहार की तरफ से दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। हो हाँ भाई, इनकी तरफ से भी। हेलो जी, टाइम क्या हुआ है? टाइम हो गया सोना जीतने का, वो भी हर घंटे। और साथ ही मिलेंगे एश्योर्ड गिफ्ट्स भी। विद फिलिप्स सोने पे सुहागा ऑफर। ये कड़े इम्तिहानों से नहीं डरता, इसे सालों का तजुर्बा है। इसलिए मैं भी सूर्या पाइप्स का फैन हूँ। देश की तरक्की के सच्चे साथी। सूर्या है तो भरोसा है। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित वायर। हेलो जी, टाइम क्या हुआ है? टाइम हो गया सोना जीतने का, वो भी हर घंटे। और साथ ही मिलेंगे एश्योर्ड गिफ्ट्स भी। विद फिलिप्स सोने पे सुहागा ऑफर। तो आज के लिए डिकोड में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। और समस्या का समाधान इस बात पर निर्भर करता है कि आपका सलाहकार कौन है, क्योंकि दुर्योधन शकुनी से सलाह लेता था और अर्जुन श्री कृष्ण से। नमस्कार। कभी नाच गाना और बेहतरीन खाना, कभी सास बहू की नोक-झोंक में स्वाद का मुस्कुराना, कभी रिश्तों में मुस्कुराहट और स्वाद भरना। असली मसालों का उपहार MDH बनाए खास हर त्योहार, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। आइए मनाए खुशियों की दीपावली MDH मसालों वाली। नई सुबह, नई शुरुआत। DD न्यूज के पावर पैक शो के साथ राजनीति, कारोबार और होगी सुर्खियों पर भी चर्चा। अखबारों की हेडलाइंस, खेल, सिनेमा सहित मिलेगी संपूर्ण खबर। देखिए नया सवेरा सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 बजे DD न्यूज पर।